नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जो हो गया आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक करीब 4 घंटे तक बीएलडब्ल्यू के प्रशासनिक भवन के कीर्ति कक्ष में चली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहां अपनाएं, अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी और अयोध्या की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। पुराने शहरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए जनता की सहूलियत और सुविधाओं के लिए क्या नया किया जा सकता है, इस पर भी शासन प्रशासन को फोकस्ड करें। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के सामने नमन किया। वहीं सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान विचारक एवं उत्कृष्ट संगठनात्मक थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी जीवित हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले वाराणसी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों संग जैव संरक्षण परियोजना गोवर्धन धाम का दौरा किया। इस परियोजना का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। वहीं मंगलवार को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद ने वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ किया, जिसमें कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर 15 स्कूलों के 1155 स्कूली विद्यार्थियों ने गीता श्लोक उच्चारण किया, जबकि 55,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने किशन रेड्डी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस धरती को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने का अनोखा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पर्यटन की ओर आगे ले जाया जा रहा है और यहां पर कृष्ण सर्किट के तहत काफी काम चल रहे हैं ताकि कुरुक्षेत्र पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान बनाए। कृष्णा सर्किट का निर्माण प्रारंभ हुआ है और कृष्णा सर्किट के लिए हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिलकर और भव्य कृष्ण सर्किट बनाने वाले हैं। दुनिया में इस जो पवित्र स्थान है, इस स्थान को और भव्य नाम लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर जी खट्टर जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी उनको सहायता देंगे और केंद्र सरकार के द्वारा भी आने वाले दिन में इस पवित्र स्थान को दुनिया भर से पर्यटक आए, देश भर से लोग देखने के लिए आए। ऐसा एक अच्छे डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस स्थान को भव्य सुंदर क्षेत्र बनाने के लिए निर्णय किया है। आज सुबह में मैं अधिकारियों के हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत किया हूँ, टूरिज्म के, कल्चर डिपार्टमेंट के, वो निर्माण किया है। कुछ प्रपोजल केंद्र सरकार को दिया है, वो प्रपोजल तुरंत हम मंजूर करेंगे। वहीं यमुनानगर जिला स्तरीय गीता महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा जगधारी टाउन हॉल से शुरू होकर खेड़ा मंदिर से होती हुई रेलवे रोड से मटका चौक हुड्डा सेक्टर 17 पर समाप्त हुई। वहीं शोभा यात्रा में स्कूली बच्चे और कृष्ण कृपा समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुंदर झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि गीता मानव कल्याण का ग्रंथ है। गीता के और प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस प्रकार के आयोजन किया जा रहा है। और गीता जो है मानव मात्र के कल्याण का ग्रंथ है, उसको आप किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते। वो धर्म का ग्रंथ है और धर्म की शिक्षा देता है।
अभी क्या है, आके धर्म और संप्रदाय को हमने एक जगह कर दिया। संप्रदाय अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। जीवन कैसे जीना है उसकी सारी जानकारी जो है भगवान श्री कृष्ण ने, और क्या कर्तव्य है उसकी सारी जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। उनके श्रीमुख से जो शब्द निकले वही गीता के रूप में आज, तो उसकी जानकारी के लिए, उस प्रकार का जीवन जीने के लिए, जो अपने कर्तव्य उनको पूरा करने के लिए, उसकी जानकारी आम आदमी तक जाए और उसका जीवन सुखी हो सके, उसके लिए हमारा प्रयास है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार मंगलवार को प्रदेश भर में नशाखोरी के विरुद्ध पुलिस का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत 98 एफआईआर दर्ज की गई। कई जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान में 442 टीमों के 3,315 पुलिसकर्मियों ने 1,169 जगहों पर छापेमारी की। ये जानकारी गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया गया है। इस अभियान की रूपरेखा हाल ही में हुई विभाग की बैठक में तैयार कर ली गई थी और आज पुलिस ने इस अभियान को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो सख्त से सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस ने सारे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ साइमल्टेनियसली हर जिले में प्रातः 5 बजे से छापेमारी की है, जिसमें 442 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 1169 जगहों पर छापे मारे गए हैं। 3315 पुलिस के कर्मचारी इस सारी ऑपरेशन में लगे हैं। 98 एफआईआर दर्ज की गई हैं अंडर एनडीपीएस एक्ट 98 और 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के रेलवे रोड पर स्थित गौड़ गारमेंट कपड़े की दुकान में लगी आग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म होने और उनकी घर वापसी को लेकर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देश में 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक चला किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किसानों की घर वापसी हो चुकी है और इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, एक लंबा आंदोलन किसानों का चला और अब किसानों की घर वापसी हुई है, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? इसका मैं स्वागत करता हूं हरियाणा प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से, हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की तरफ से, क्योंकि हमारे प्रदेश की समस्याएं बढ़ गई थी। खासकर बहादुरगढ़ में, सोनीपत में उद्योग धंधे प्रभावित हुए थे। बहुत सारी एक्टिविटी हमारी इस बात से प्रभावित थी। अब जो है तेज गति से विकास का पहिया दौड़ेगा। मैं किसान भाइयों का, किसान नेताओं का धन्यवाद अदा करता हूं। मिलजुल करके हम जो है कृषि क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को, इसको आगे बढ़ाएंगे और जो असली मुद्दा है छोटे किसान का, 5 एकड़ तक के किसान का, जो देश का और प्रदेश का 80% है और ये सभी को पता है कि उसकी हालत आर्थिक ठीक नहीं है, कर्जे में है, उसकी बच्चों की आशाएं, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। उसी के लिए ये बहुत सारे प्रयत्न किए थे हमारी भारत की सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग हो, चाहे वो जो फसलों का बीमा योजना लेने आए हो, किसान सम्मान निधि हो, या सिंचाई की योजनाएं हैं, यूरिया पे नीम लेपन की है, बहुत सारी योजनाएं लेके हम आए थे और एफपीओ बनाने का एक कार्यक्रम दिया था कि छोटे जो किसान हैं मिलजुल करके खेती करें ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, खरीदें वो सस्ता मिले उनको, खाद, बीज, इनपुट, फसल बेचें तो उनको अच्छा भाव मिले। तो ये सारे प्रयत्न करके
कोशिश की थी कि किसानों की आमदनी बढ़े, लेकिन इसमें व्यवधान आया है। कुछ लोगों को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी, नए कृषि कानून, हालांकि वो किसानों के हित में ही थे। और क्योंकि लोकतंत्र में एक कदम आगे तो दो कदम पीछे करने पड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौम्यता से, शालीनता से हाथ जोड़कर ये कहा है कि आपको ये चीज़ मंजूर नहीं है तो आप बताइए कि और जो चीज़ संभव है किसानों की सहायता के लिए वो हम करेंगे। और जो एमएसपी का मुद्दा है, देश के संसाधन को देखते हुए किसानों की कमेटी बना करके अर्थशास्त्री उसमें होंगे, सरकार के नुमाइंदे होंगे, वैज्ञानिक होंगे, वो फैसला करेंगे कि भाई इस गिवन सर्कमस्टांसिस में, इस हालात में क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो करेंगे। दिलवार साहब, अब विपक्ष के लोग जो है वो इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी और 2022 में कुछ दिन बाकी बचे हैं, तो क्या किसानों की आय दोगुनी होने जा रही है? मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 2022 तक किसान को जो पैसा मिला है वो तो जरूर दुगना हुआ है। ये जरूर है कि बहुत सारी चीज़ों के इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ गई। हालांकि हमने कोशिश की है कि बिजली का रेट वही रहे, यूरिया का रेट वही रहे, डीएपी का रेट वही रहे, बहुत सारी चीज़ें उनके भाव कंट्रोल में रखे हैं और किसान की जो आमदनी है वो बढ़ी है। और उस दिशा में ही किसान को खेती से, परंपरागत खेती से तो एक सीमा तक ही आमदनी हो सकती है। उसके लिए हमने अलग अलग योजनाएं बनाई है कि फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ जाएं, सब्जियों की खेती करें, फूलों की खेती करें, मशरूम की खेती करें, शहद पालें, मछली का कारोबार करें, पिगरी का करें, दूध का, प्रोसेसिंग का। और उस दिशा में भी हम किसान के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके, लोन दिलवा करके उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास हमारी तरफ से पूरा है। और बहुत सारे जो है हरियाणा के अंदर एक्सीलेंस सेंटर हैं बागवानी के। हमने मछली के उत्पादन में क्रांति लाई है। किसी को भरोसा नहीं होगा कि हम हरियाणा के अंदर 2,500 करोड़ रुपए की तो मछली का उत्पादन करते हैं और सारा विदेशों तक हमारी मछली जाती है। मशरूम का उत्पादन करते हैं हम, गन्ने का हमारा देश में सबसे ज़्यादा रेट है। तो धीरे धीरे करके हमने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमारा जो कोशिश यही है कि हरियाणा कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसके किसान की आमदनी को हमने बढ़ाना है और किसान की दशा को सुधारना है। दिलवार साहब, अभी हाल ही की बात अगर हम करें तो आज की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो कई जगह पर आज भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि खाद की कमी है, जो है वो जगह जगह पर धरने, विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। तो स्थिति क्या है सर? क्या वाकई में खाद की किल्लत है? खाद की सप्लाई रुकी हुई है? कोरोना की वजह से दुनिया में सारे उद्योग धंधे, सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई थी। ये सही है कि खाद का उत्पादन विदेशों में था, वो भी प्रभावित हुआ। जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके किराए भी 4-4 गुना हो गए, वेसल फिर भी नहीं मिलते थे। और इसी श्रृंखला में खाद का भी कहीं न कहीं दुनिया में उत्पादन में फर्क तो आया था और इसके भाव भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। डीएपी तो लगभग सारा ही हम आयात करते थे। डीएपी का जो 1700-1600 रुपये में बैग आता था वो 3200 रुपये तक विदेश में पहुंच गया, लेकिन किसान का हमने भाव नहीं बढ़ाया, 1200 रुपये में देते रहे। और आयात करके डीएपी हमने प्रत्येक किसान को दी है। मैंने पहले भी वायदा किया था कि हर 1 एकड़ के किसान को डीएपी मिलेगी और हमने हर किसान को डीएपी दी है। आज भी डीएपी हमारे पास सरप्लस है। अब डीएपी की जरूरत नहीं है, यूरिया की जरूरत है। यूरिया का पिछले साल का जो हम आंकड़ा देखते हैं तो 31 दिसंबर तक खपत हुई थी पिछले साल 7,92,000 मीट्रिक टन की हुई थी। उससे ज़्यादा यूरिया हम 31 दिसंबर तक किसानों को देंगे। कल तक का 13 दिसंबर तक का जो यूरिया की खपत थी पिछले साल 5,76,000 मीट्रिक टन की थी। कल तक हम हमारे दुकानों पर 6,11,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करा चुके हैं। हर रोज लगभग 10,000 मीट्रिक टन यूरिया आता है। कभी 4 रैक आ गए, कभी 5 आ गए। और
जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा यूरिया हम दे रहे हैं। एक समस्या है कि जब कमी की फीलिंग आ जाती है तो लोग आगे तक की जनवरी का, फरवरी का, मार्च में जो यूरिया चाहिए वो भी आज ही ले जाते हैं। मेरी किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि बिल्कुल भी कमी नहीं होने देंगे, आपको पूरी मात्रा में यूरिया उपलब्ध होगा। आप आगे तक का यूरिया अभी ना लें, दिसंबर का दिसंबर में लें, जनवरी का जनवरी में लें, फरवरी का फरवरी में लें, मार्च का मार्च में लें। तो ये दलाल साहब, जो ये अभी जो कई जगह पर जो यूरिया की कमी बताई जा रही है, तो ये फिर जो किसान आगे के स्टॉक जो है वो करने के लिए तैयार है कि भी आगे और ज्यादा किल्लत हो तो उनको परेशानी ना हो, इसी वजह से है, या पीछे से रैक की बात करें तो रैक पूरा पर्याप्त मात्रा में आ रहा है? देखिए, हरियाणा में 22 जिले हैं और यूरिया हर जिले के अंदर कोई 30 जगह, कोई 40 जगह बढ़ता है, तो 600-700 पॉइंट पे यूरिया हर रोज बढ़ता है। उसमें हो सकता है कि 5 जगह, 7 जगह, 8 जगह उस दिन यूरिया कम हो, उपलब्ध ना हो, लाइन लंबी लग जाए, और उसी को आमतौर पर मीडिया, विपक्षी पार्टी हाईलाइट करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूरिया की कमी है। इतना हो सकता है कि जिसको आज की बजाय अगले दिन मिल जाए। यही किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जहां मैं हर रोज बड़ी सख्ती से मॉनिटर कर रहा हूं, हर ब्लॉक का देख रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट का देख रहा हूं कि कितना यूरिया आज की तारीख तक पिछले साल खपत हुई थी, उससे ज़्यादा उनको दे रहा हूं, तो आप आगे का स्टॉक करने की जो कोशिश ना करें। उससे आपके पड़ोसी को, आपके भाई को हो सकता है कि उपलब्ध ना हो, तो कमी नहीं हो रहने देंगे। और ये जो प्रचार है, दुष्प्रचार, इससे प्रभावित ना हो, बिल्कुल नहीं हो। देश में यूरिया पर्याप्त उपलब्ध है, हरियाणा को भारत सरकार पर्याप्त यूरिया दे रही है और पूरी मात्रा में हम यूरिया किसानों को देंगे। दरअसल पिछले दिनों जो बारिश की वजह से फसलें खराब हुई थी बीते मौसम के दौरान, उसके बाद स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए थे, तो वो गिरदावरी की रिपोर्ट आ चुकी है कैसे, सर, और किसानों को कब तक उनका मुआवजा मिलने की उम्मीद करें? हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के जो बेमौसमी बारिश की वजह से कपास, मूंग, बाजरा वगैरह की फसलें खराब हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दिए थे, वो हो चुका है और डाटा अब कंपाइल चंडीगढ़ में आ चुका है, कंपाइल हो रहा है। बहुत जल्दी उसका मुआवजा हम दे देंगे। हमने 600 रुपये जो बाजरे की 72 भरपाई के तहत पैसा डाल दिया, उससे किसान बहुत खुश हैं। जो बाजरा छोड़ के मूंग पर गए खेती की, उनको भी हम डाल रहे हैं, और जो बीमित किसान हैं उनका भी जल्दी ही हम बीमा कंपनियों से कपास का, बाजरे का या और कोई फसल खराब हुई है उसका बीमा राशि दिलवाएंगे। और जो जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा है उसको जो हमारी नीति के अनुसार खराबा का पैसा दिलवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के किसान हित में जो मुआवजा देना है खराबे का, उसकी 25% राशि अपने आप बढ़ा दी है। ये किसान हित का फैसला लेने के लिए किसी की मांग नहीं आई थी, अपने आप बढ़ाई है, क्योंकि किसान भाई की धीरे धीरे करके इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उसको मदद मिल जाए। तो सरकार हमेशा, हरियाणा सरकार किसान हित में, चाहे गन्ने का भाव देने का मामला हो, चाहे मुआवजा देने का हो, सबसे ज़्यादा फसल खरीदने की बात हो, माइक्रो इरिगेशन की बात हो, टैंकों की सब्सिडी देने की बात हो, फसल बीमा जो के अलावा जो बागवानी का फसल है उसका मुआवजा देने की बात हो, भावांतर भरपाई की बात हो, इतनी योजनाएं हैं हरियाणा किसानों के लिए जो देश में कहीं भी नहीं है। जी साहब, 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उनके पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा जो है वो इस बार भी सदन में विपक्ष कह रहा है कि हम प्रमुखता के साथ रखेंगे। एक तो ये कानून जो वापिस हुए हैं, इसके बाद हरियाणा का विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी पर कानून बनाए जाने का समर्थन करने का प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा से केंद्र को भेजा जाना चाहिए। एक हम ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं सर, कोई विपक्ष की जो किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल है उसको लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है? नहीं, विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाता है। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष की भी सरकारें रही हैं, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार देश में और प्रदेश में रही है, और आज जो छोटा किसान है वो कर्जे में है, उसकी आर्थिक हालत खराब है। जो स्टैटिस्टिकल सर्वे का आंकड़ा है वो कहते हैं कि एक किसान के बच्चे की आमदनी खेत में जो काम करता है 27 रुपये प्रति दिन आती है उसको। इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? सबसे पहले तो विपक्ष माफ़ी मांगे
कि उसकी नीतियों की वजह से किसान इतना कमज़ोर हो गया है, किसान की ये दुर्दशा हो गई है, किसान के लिए उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया। और फिर हमारे ऊपर कभी निकाले कि हम इतनी नीतियां ले लेकर किसान को आर्थिक हालत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उस पर चर्चा करें। अंतिम सवाल है सर, जो ये किसानों का आंदोलन वापस हुआ है, इसके बीच में मुकदमे वापस लेने की बात हो या फिर जो किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा देने की बात हो, इस पर आप क्या मानते हैं कि सरकार को क्या स्टैंड रखना चाहिए? देखिए, किसान हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें किसानों से लड़ना नहीं है। किसानों की भलाई के लिए हम बैठे हैं, और चाहे वो उनके लिए नीतियां बनाएं, उनके भाव बढ़ाएं, उनको सुविधाएं दें, और उनके मुकदमे जब कह दिया है कि हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि उन पर कोई केस नहीं रखना चाहते, तो जैसे जैसे डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि जैसे जैसे केस है उनको विड्रॉ करें। जो केस चालान पेश नहीं हुए तो वो सरकार कर ही सकती है, जो चालान पेश हो गए हैं तो उसमें कोर्ट की सहमति से विड्रॉ होंगे। वो एक प्रक्रिया है, वो हो जाएंगे। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है। खासतौर पर दलाल साहब का यही कहना है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को खुशहाल करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की है। और बागवानी की बात करें तो बागवानी को लेकर हरियाणा में किसानों को कई तरह की राहत दी जा रही है। हरियाणा में किसानों के लिए किसान फसल विविधीकरण को अपनाए, इसको लेकर भी कई योजनाएं शुरू की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ने की पिराई का सीजन चल रहा है और सभी शुगर मिलों में ठीक तरीके से पिराई जारी है। किसी भी मिल में कोई भी परेशानी की शिकायत अभी तक नहीं आई है और किसानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हरियाणा में गन्ने की पिराई का सीजन जारी है और पिछले दिनों हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदेश की कई शुगर मिलों में जाकर जो शुरुआत है पिराई के सीजन की वो की थी। और इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर बनवारी लाल हैं। सर, प्रदेश की तमाम शुगर मिल में आप पहुंचे और आपने वहां पर पिराई का जो सीजन शुरू जो है वो उसकी शुरुआत की। अभी क्या स्थिति है सर, आपके पास क्या रिपोर्ट है? शुगर मिल किस तरीके से चल रही है? किसानों को कोई दिक्कत है या नहीं है? देखो, जिस तरह से हम सभी शुगर मिल्स का समय से पहले ही अभी शुभारंभ किया था क्रशिंग का, और पलवल में सबसे पहले 26/10 को हमने शुरू कर दिया था। और उसके बाद शुरू में 1-2 दिन उसकी दिक्कत आई थी, बारिश की वजह से बगास वगैरह गिला था। और उसके बाद अब निरंतर मिल अच्छी चल रही है और सारी मिल जितनी भी हमारी 10-11 शुगर मिल्स हैं सबकी सब अच्छी चल रही है। किसी तरह की कोई रुकावट या किसी तरह की कोई समस्या अभी हमें रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही किसानों की तरफ से कोई किसी तरह का विरोध आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले साल हमारी सारी शुगर मिल्स निरंतर अच्छी चली हैं और किसी तरह की रुकावट नहीं आई और अब की बार भी सही चलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ साल पहले जो है वो शुगर मिलों के बाहर रोड पर लंबी लंबी जो है वो लाइनें गन्ना के जो किसान है उनकी ट्रॉलियों की नजर आती थी, लेकिन अब ऐसी क्या व्यवस्था की है? क्योंकि गन्ने की जो ट्रॉलियां हैं उनकी लंबी लाइनें नहीं है, बल्कि किसान जो है वो सीधा मिल जा रहा है और अपना गन्ना वहां पर उतार के वापिस आ पा रहा है। तो क्या ऐसी व्यवस्था की है कि गन्ने की जो ट्रॉलियां थी वो अब उस तरह से सड़कों पर नहीं है? देखो, हमने पिछले साल से ही किसानों के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की थी और किसान को उनके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है कि भाई आप इस टाइम अपने घर से चलें और लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसान को ना वहाँ वेट करने की ज़रूरत पड़ती और किसान आता है और अपना गन्ना देकर चला जाता है। तो ये मोबाइल पे मैसेज होने की वजह से किसान को एक ये रहता है भाई अब जाऊंगा तो मेरा गन्ना इतने टाइम तक मैं फारिग हो जाऊंगा। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा किसानों के लिए है, उनको कोई परेशानी अब होती नहीं। गन्ना किसानों की पेमेंट की अगर बात करें तो ये जो चालू पिराई सीजन है इसकी जो गन्ना किसानों की पेमेंट है वो किस तरह से की जाएगी और पिछली जो सीजन की क्या कोई पेमेंट बकाया है या नहीं है? पिछले सीजन में किसी भी किसान की मतलब गन्ने का जो था बकाया नहीं है, क्योंकि हमने समय पर पेमेंट की है। और अब की बार भी हमने सभी को एमडीज को दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि गन्ने की जो पेमेंट है किसानों की वो समय पर की जाए और अब की बार भी गन्ने की पेमेंट समय पर किसानों को की जाएगी। डॉक्टर साहब, गन्ने का रेट इस वक्त हरियाणा में किस रेट पर गन्ना किसानों से गन्ना खरीदा जा रहा है और ये रेट जो है ये दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कितना है?
देखो हमारा पूरे देश के अंदर पिछले योजना में पिछले सीजन में भी सबसे ज़्यादा था और आज भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारी अगेती है उसका 362 रुपये और जो पछेती है उसका 355 रुपये क्विंटल का रेट है, जो कि पूरे देश के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने किसानों का हित देखते हुए ये गन्ने का रेट बढ़ाया है। बनवारीलाल जी, ये सहकारिता विभाग के नाते आप जो है वो फेड और वीटा को भी देखते हैं, क्या कोई नई योजना है फेड को लेकर, जो है वो आउटलेट को लेकर या फिर वीटा के आउटलेट को लेकर? देखो वीटा के भी अभी हमने जो बूथ है उनकी एडवर्टाइजमेंट की हुई है और उसके लिए हमने ये कंडीशन रखी है कि जिसके पास भी 10 बाई 8 फीट की जो जगह है वो अवेलेबल है तो वो अप्लाई कर सकता है। और उसके लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी रखी गई है और वो सिक्योरिटी इसलिए रखी गई, उसके बदले में सामान दिया जाएगा, डीप फ्रीजर वगैरह। और जो भी आदमी अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है और उनको मेरिट के हिसाब से उनकी योग्यता, उनके कई पॉइंट्स रखे उसके हिसाब से वीटा का बूथ दिया जाएगा, ताकि जो प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक मौका मिले और अपना सेल्फ जो भारत आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है वो भी पूरा हो सके। और इसके लिए एफर्ड बाज़ार भी हम ज़िले में खोल रहे हैं और 2-3 मेरे ख्याल सरसा में शुरू हो गया है, बाकी और ज़िलों में भी अभी तैयारी चल रही है, जल्दी ही एफर्ड बाज़ार भी ज़िलों में खोलेंगे। तो जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।